हेलो स्टूडेंट्स, हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं और लैंगिक जनन के अंदर हमने निषेचन पूर्व घटनाओं को बहुत ही विस्तृत तौर पे पढ़ा है। अब पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार एक वर्तिकाग्र अपने ऊपर आए हुए पराग कणों में से सुयोग्य व अयोग्य पराग कणों की पहचान करने की क्षमता रखती है और उसके बाद में जो सुयोग्य पराग कण है, जो उसी जाति के जो पराग कण हैं उनको तो वह स्वीकार करती हैं और जो दूसरी प्रजाति के परागकण हैं उनको वो वर्तिकाग्र अस्वीकार करती है। तो जैसे कि ये उसी जाति का कोई सुयोग्य परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच गया है, ये 2-3 परागकण मैं यहाँ बना लेता हूँ। अब इन परागकण में से पराग नलिका का निर्माण शुरू हो जाएगा और ये पराग नलिका धीरे धीरे वर्तिका में से होती हुई अंदर बीजांड की तरफ पहुंचने लग जाती है। यहाँ पर मैं बीजांड का एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये जैसे अंडाशय के अंदर बीजांड लगा हुआ है, तो अब ये पराग नलिका धीरे धीरे वर्तिका से होते हुए अब इस बीजांड की तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही साथ इस पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक भी बनते हैं। पराग कण के अंदर जो 2 नर युग्मक बन रहे थे, उन 2 नर युग्मकों को भी साथ साथ ये पराग कणिका बीजांड की ओर ले आती है। अब क्या हुआ, अब ये जैसे कोई बीजांड है, अब इस बीजांड के अंदर अब पराग नलिका प्रवेश करेगी। तो बीजांड के अंदर पराग नलिका के प्रवेश करने के 3 रास्ते हो सकते हैं। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है और बीजांड तक पहुंचने के बाद में अब ये बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। अब बीजांड के अंदर प्रवेश करने के लिए इसके पास में 3 रास्ते हैं। उन तीनों रास्तों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि पहला रास्ता है ये वाला, अपन जानते हैं कि ये वाला कौन सा भाग है, ये बीजांड द्वार भाग है। यदि पराग नलिका बीजांड द्वार वाले भाग से प्रवेश कर रही है, जैसे ये पराग नलिका आई है, अपने साथ में 2 नर युग्मक लाई है और ये पराग नलिका बीजांड द्वार वाले भाग से अगर प्रवेश कर रही है, तो जो ऐसा जो प्रवेश होगा उसको अपन पोरोगैमी के नाम से जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपको समझना है इसको। तो पहला जो प्रवेश होगा वो कौन सा हो जाएगा, पोरोगैमी। जब पराग नलिका बीजांड द्वार वाले भाग से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो वो हो जाएगा पोरोगैमी। उसके बाद में दूसरा रास्ता ये होगा कि ये वाला जो निभागी भाग है, यदि पराग नलिका इस निभागी वाले भाग से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो ऐसा जो प्रवेश होगा उसको हम सेलेजोगैमी के नाम से जानेंगे। दूसरा जो प्रवेश होगा वो निभागी प्रवेश या सेलेजोगैमी कहलाता है। अब तीसरा जो प्रवेश ये भी हो सकता है कि पराग नलिका आएगी और ये पराग नलिका मध्य में अध्यावरणों को तोड़ती हुई बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। तो यदि वो मध्य में से अध्यावरणों को तोड़कर अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है तो पराग नलिका का जो ऐसा प्रवेश होगा वो मीजोगैमी नाम से जाना जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरीकों से हो सकता है। यदि वो बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है तो ऐसा प्रवेश पोरोगैमी कहलाएगा। यदि वो निभागी भाग को तोड़ते हुए निभागी भाग में से होकर प्रवेश कर रही है तो वो सेलेजोगैमी है और यदि वे अध्यावरणों को तोड़कर अंदर प्रवेश करती है तो उसको अपन मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये निषेचन पूर्व जितनी घटनाएं थी, ये सारी की सारी निषेचन पूर्व घटनाओं का हमने वर्णन किया है। अब एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर निषेचन होगा जिसको हम दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। लेकिन दोहरा निषेचन पढ़ने से पहले हम एक और एनसीईआरटी ने खूबसूरत एक हेडिंग दी है अपने 12th क्लास के अंदर, उसका पहले जिक्र करेंगे। दोहरा निषेचन को अपन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अपने को ये नया टॉपिक सीखना है, कृत्रिम संकरीकरण। बिल्कुल ध्यान से आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के जो एग्जाम है 12th के, उसके अंदर भी ये स्पोर्टिंग के अंदर ये टॉपिक है। तो कृत्रिम संकरीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। निषेचन को पढ़ने से पहले कृत्रिम संकरीकरण को अपन पढ़ते हैं कि कृत्रिम संकरीकरण होता क्या है। तो ये विधि एक प्रकार की विधि है जो उन्नत किस्म की फसल का विकास करने में काम आती है। उन्नत किस्म की फसल का विकास, ये आपको ध्यान रखना है। उन्नत किस्म की फसल का विकास में इस विधि को अपनाया जाता है। किसी फसल की अच्छी किस्म पैदा करनी है तो उसके लिए कृत्रिम संकरीकरण की विधि को अपनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य एक है कि कृत्रिम संकरीकरण का मेन उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य के अंदर जो खराब पराग कण है, अवांछित पराग कणों को वर्तिकाग्र पर जाने नहीं दिया जाता है। अवांछित या उल्टा कहे इसको अपन, वांछित पराग कणों को
वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। इस विधि का ये प्रमुख उद्देश्य है कि वांछित पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, वांछित परागकण का मतलब कि भाई वांछित परागकण का मतलब जो हमारे डिजायरेबल है, जैसे ये ए नाम का पौधा है कपास का, इसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी के गुण हैं, और ये बी नाम का कपास का पौधा है, इसके अंदर भी कुछ विशेष गुण है। जो गुण बी में है वो ए में नहीं है, और जो गुण अच्छा गुण ए में है वो बी में नहीं है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस कपास के पराग कणों को अपने को इस बी के कपास के अंदर पहुंचाना है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि इस कपास के पराग कणों को अपने को बी के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है, और उसके बाद में उससे नए बीज को बनाना है। इस उद्देश्य को पूरी करने के लिए अपने कृत्रिम संकरीकरण की विधि का अपनाते हैं कि अपने को ए वाले पराग कणों को ही बी तक पहुंचाना है, बाकी किसी भी पराग कणों को बी के तक आने नहीं देना है। तो जो संपूर्ण विधि है उसको अपन किस नाम से जानेंगे, कृत्रिम संकरीकरण की विधि के नाम से जानते हैं। अब जो कृत्रिम संकरीकरण की विधि है उसके दो मुख्य स्टेप है। पहला जो स्टेप है वो उसको अपन विपुंचन के नाम से जानते हैं। इमेस्कुलेशन कहेंगे। विपुंचन क्या होगा कि जैसे ये पुष्प है, ये जैसे ये बी वाला पुष्प है, अब उस यहाँ पर अपने को ए वाले कपास के ही परागकण लाने हैं। तो सबसे पहले बी वाला जो पुष्प होगा, ये जैसे बी वाला कपास के पौधे का पुष्प है, एक पुष्प लेंगे और ये इसकी जैसे वर्तिकाग्र हो जाएगी, और ये इसके जैसे परागकण हो गए, पुंकेसर हो जाएगा। तो हमें इन परागकणों को यहाँ पहुँचने नहीं देना, हमें हमारे ए वाले कपास के जो परागकण है वो यहाँ पे पहुँचाना। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पुंकेसर है इसको परिपक्व होने से पहले ही चिमटी की सहायता से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो पुंकेसरों का चिमटी की सहायता से हटा देना, पुंकेसरों को कैंची या चिमटी की सहायता से हटा देना, वो क्या कहलाएगा, विपुंचन कहलाएगा, सहायता से हटाना। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें हमारे जो वांछित परागकण है वो यहाँ पर पहुंचाने हैं। तो उस पुष्प के खुद के पुंकेसरों को हमने यहाँ से हटा दिया, पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से हटाना। अब देखो क्या हुआ, अब इस पुष्प को हम जैसे हमने पुंकेसर हटा दिया तो अब हमारे पास में ऐसा पुष्प रह जाएगा, ये पुष्प रह जाएगा, इसके पुंकेसरों को हमने हटा दिया। अब अपन क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप होगा कृत्रिम संकरीकरण का उसको अपन बैगिंग के नाम से जानते हैं। बोरा वस्त्रावरण हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश के अंदर उसको अपन बैगिंग के नाम से जानते हैं। बैगिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, पुंकेसर को हटाने के बाद इस पुष्प को हम बटर पेपर से ढक देते हैं। थैली की सहायता से इस पुष्प को हमने यहाँ पर ढक दिया है। तो ये जो पुष्प, ये जो विपुंचित पुष्प है जिसके पुंकेसर को अपने हटा दिया है, उसको हम थैली की सहायता से ढक दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन बैगिंग के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, ये जो कृत्रिम संकरीकरण की जो प्रक्रिया है मेंडल ने भी अपनाई थी, और मेंडल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपने लॉ बनाए थे। तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, मेंडल के जो अपने सारे जो प्रयोग थे वो कृत्रिम संकरीकरण के आधार पर आधारित थे। अब बैगिंग के अंदर क्या हुआ, जो विपुंचित पुष्प है, विपुंचित पुष्प को हम बटर पेपर से ढक रहे हैं, पुष्प को बटर पेपर द्वारा ढकना, ताकि अब अगर आपको पूछे कि ये काम क्यों कर रहे हैं अपन, बटर पेपर द्वारा क्यों ढक रहे, ताकि कोई दूसरे परागकण हवा द्वारा उड़कर या कीटों के द्वारा इसके अंदर नहीं पहुंच पाए। अवांछित परागकणों को विपुंचित पुष्प तक या इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने से रोका जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना कि बैगिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, हमें अवांछित दूसरे परागकणों को यहाँ पे पहुंचने नहीं देना। हमें तो हमारे ये ए वाले कपास के जो परागकण हैं वो हमें यहाँ पे पहुंचाना है। तो बैगिंग का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा विपुंचित पुष्प को बटर पेपर द्वारा ढकना, ताकि अवांछित परागकण यहाँ पे नहीं पहुंच पाए। अब क्या होगा, अब जैसे ये पुष्प है, हमारा जो पुष्प था उसके अंदर हमने विपुंचित पुष्प कर लिया था, उसके पुंकेसर को हटा दिया था। अब उसको पूरे पुष्प को बटर पेपर के द्वारा ढक दिया था। अब जैसे ही वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगी, वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगी, तो यहाँ से ये बटर पेपर को हम हटा देंगे, और हटाने के बाद में जैसे अब मैं नेक्स्ट सिस्टम में बना दूँ फटाफट ये चित्र, तो अब की बार हम क्या करेंगे, जैसे ये वर्तिकाग्र या पूरा पुष्प परिपक्व हो गया है,
तो ये यहाँ से इसको पेपर को हटा देंगे और उसके बाद में जो अपना जो एक कपास था उसके पराग कणों को ब्रूस में लेकर उसकी वर्तिकाग्र पर छिड़क देते। बिल्कुल ध्यान से समझना है क्या क्या। विपुंचित पुष्प जब परिपक्व हो जाएगा, बटर पेपर को हटा दिया जाएगा। अब ए वाले कपास के जो पराग कण है उसको ब्रूस में लेकर इसकी वर्तिकाग्र पे छोड़ दिए जाएंगे और वापस उसको उस बटर पेपर द्वारा ढक दिया जाएगा। क्या हुआ इसके, तो वापस ढकने से कोई दूसरे परागकण वापस नहीं आ पाएंगे इसके पास में। अब जो हमारे जो परागकण है, हमारे जो वांछित परागकण है वो वर्तिकाग्र पे आ गए हैं। अब इस पुष्प को फल के निर्माण के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अब वो वापस अपन बैग से इसको ढक रहे हैं तो उसको अपन रीबैगार्ड के नाम से जानते हैं, रीबैगिंग या इसको रीबैगार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल कृत्रिम संकरीकरण के 3 स्टेप याद रखना। सबसे पहले विपुंसन। विपुंसन के अंदर हम क्या करेंगे, किसी पुष्प के पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प से हटा देंगे, वो हो जाएगा विपुंसन। उसके बाद उस विपुंचित पुष्प को बटर पेपर के द्वारा ढक देंगे और उसके बाद में ये जो प्रोसेस होगा वो बैगिंग कहलाएगा। उसके बाद में जो ये जब वर्तिकाग्र या इस तरीके से जब परिपक्व हो जाएगा तो इस बटर पेपर की थैली को हटाकर अपने जो वांछित परागकण है वो इस वर्तिकाग्र पर छिड़क देंगे और वापस इस पुष्प को थैली की सहायता से ढक देंगे। इस प्रोसेस को अपन रीबैग के नाम से जानते हैं। अगर अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन का जवाब देना। यदि कोई पुष्प एक लिंगी पुष्प है और एक लिंगी मादा पुष्प है, अगर कोई पुष्प एक लिंगी मादा पुष्प है मतलब केवल उसके अंदर स्त्री केसर है, तो क्या उसमें विपुंसन किया जाएगा? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। पुष्प कैसा है, एक लिंगी मादा पुष्प है। अब एक लिंगी मादा पुष्प का मतलब ही यही है कि उसके अंदर केवल स्त्री केसर ही है, पुंकेसर वाला भाग है ही नहीं, वो एक लिंगी है। तो ऐसे अब किसको है ही नहीं पुंकेसर को, तो किसको हटाएंगे? एक लिंगी मादा पुष्प के अंदर विपुंसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। एक लिंगी मादा पुष्प में विपुंसन की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं अपने को यहाँ से हटाने की, उसको आवश्यकता नहीं। चलो सर, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और अब वहां तो उसको तो केवल बटर पेपर की सहायता से अपन ढक लेंगे। एक लिंगी अगर मादा पुष्प है तो उसको तो केवल बैगिंग करेंगे ताकि कोई दूसरे परागकण इसकी तरफ नहीं आ पाए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कृत्रिम संकरीकरण, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। कृत्रिम संकरीकरण उन्नत किस्म की फसल का विकास करने के लिए एक तकनीकी है जिसको अपनाई जाती है और इसका प्रमुख उद्देश्य उपयोगी व वांछित पराग कणों को ही वर्तिकाग्र पे पहुंचने दिया जाता है तथा अनुपयोगी पराग कणों को अनुपयोगी पराग कणों से वर्तिकाग्र को बचाया जाता है। 2 स्टेप हो जाएंगे, विपुंसन और बैगिंग। विपुंसन के अंदर अपन क्या करेंगे, परिपक्व होने से पहले ही पुंकेसर को चिमटी की सहायता से हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, विपुंसन हो जाएगा। और विपुंचित पुष्प को फिर थैली की सहायता से ढक देते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बैगिंग कहेंगे। बैगिंग क्यों करते हैं, ताकि कोई अवांछित परागकण वहां पे नहीं पहुंच पाए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कृत्रिम संकरीकरण का। अब नेक्स्ट जो विशेष लैंगिक जनन की जो घटनाओं का जो प्रक्रम है उसके अंदर अगर मैं वापस अपन एक बार सरसरी निगाहों से देखें तो हमने निषेचन पूर्व घटनाओं का वर्णन कर लिया है कि भाई निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो हमने सारी देख ली घटनाएं। और निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर हमने पहला जो हमारा रिजल्ट था वो परागकण के अंदर नर युग्मक कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है। निषेचन पूर्व घटनाओं का जो दूसरे स्टेप के अंदर हमारा जो परिणाम वो हमें क्या मिला, हमें भ्रूण कोष मिला है और भ्रूण कोष बीजांड के अंदर उपस्थित है। जो 8 केंद्र की है वह 7 कोशिकीय है और इसके अंदर मादा युग्मक है। ये अब सारांश, अगर मैं निषेचन पूर्व घटनाओं का मैं अगर सारांश कहूँ तो ये सारांश है कि पहले स्टेप के अंदर परागकण के अंदर नर युग्मक और दूसरे स्टेप के अंदर भ्रूण कोष के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। अब दूसरा जो निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर जो तीसरा जो प्रोसेस था वो हमने परागण को पढ़ा है। परागण के द्वारा किस प्रकार से परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं और परागण क्यों जरूरी है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या होंगे, अचल होते हैं, अगतिशील होते हैं। दोनों को पास पास लाने के लिए ये प्रोसेस होती है। अब जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट लैंगिक जनन का जो प्रक्रम है, उसका जो घटना है वो है निषेचन।
तो आज हम निषेचन को डिटेल से पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म पौधे के अंदर अब निषेचन क्या होगा, नर युग्मक व मादा युग्मक का जो संलयन होगा वो क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। तो एंजियोस्पर्म पौधे के अंदर जो निषेचन होगा वो एक विशेष प्रकार का निषेचन है जिसको द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि दोहरा निषेचन कौन से पौधों की विशेषता है। तो दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म पौधे जो पुष्पी पौधे हैं जो हम पढ़ रहे अभी तक, उन पौधों के अंदर, एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। वास्तव में दोहरा निषेचन शब्द क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होगी। अब वो 2 बार कैसे होगी उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। क्या हुआ, ये जो दोहरा निषेचन है एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण है। पराग नलिका के द्वारा 2 नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ, ये चलो देखो क्या हुआ। तो ये जैसे भ्रूण कोश है, अब ये भ्रूण कोश बीजांड के अंदर पाया जाता है और इन कोशिकाओं के नाम आपको अच्छी तरह से समझ दें। ये भ्रूण कोश बताओ, ये निभागी भाग की तरफ तीनों जो कोशिकाएं होती है उनका नाम क्या है, फटाफट दिमाग में लाओ, नाम क्या था, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो निभागी भाग की तरफ जो तीनों जो कोशिकाएं स्थित है उसको अपन एंटीपोडल या प्रतिव्यांसत कोशिका के नाम से जानते हैं। ये प्रतिव्यांसत कोशिका, ये प्रतिव्यांसत कोशिका। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये मध्य के अंदर 2 केंद्रक वाली कोशिका है, उसका नाम क्या हो जाएगा। तो ये मध्य वाली जो 2 केंद्रक वाली कोशिका है उसको अपन केंद्रीय कोशिका के नाम से जानते हैं। केंद्रीय कोशिका कहे या ध्रुवीय कोशिका कहे, ये इसका नाम। चलो उसके बाद में ये जो नीचे वाली जो बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका है उनका नाम अगर अपन देखने की कोशिश करें, ये जो बीजांड द्वार वाली जो कोशिका है, ये जो बीच वाली जो कोशिका है वो क्या है, मादा युग्मक है, जिसको अपन अंड कोशिका के नाम से भी जानते हैं। दोहरा निषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी ढंग से आपको समझना है। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपको ताकि आपको पता पड़े कि आपको याद है या नहीं। और मादा युग्मक के पास में ये जो 2 कोशिकाएं स्थित होती है, मादा युग्मक के पास में ये जो 2 कोशिका स्थित होती है उसका नाम बताओ क्या हो जाएगा। ये जो कोशिका हो जाएगी उसको अपन सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं और इन तीनों कोशिकाओं को कॉमन नाम अंड समुच्चय कहा जाएगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद रखना है। बीजांड द्वार, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जो पराग नलिका है वो 3 रास्तों द्वारा बीजांड के अंदर पहुंचेगी, पोरोगेमी, बीजोगेमी या चेलेजोगेमी। किसी भी एक रास्ते को अपनाकर वह बीजांड के अंदर पहुंचती है और अंत में वो पराग नलिका अपने 2 नर युग्मक इस सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में जाके छोड़ दी। ये जैसे पराग नलिका है, ये पराग नलिका आई है और इसने 2 नर युग्मक को भ्रूण कोश के अंदर छोड़ दिया। बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये मान के चलो कि भाई जो पराग नलिका 2 नर युग्मक लाई थी वो अंत में इस सहायक कोशिका से होते हुए वो दोनों नर युग्मक इस भ्रूण कोश के अंदर आ गए। अब आने के बाद एंजियोस्पर्म के अंदर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होगी। तो इसके अंदर जो पहली जो घटना होगी उस घटना को अपन युग्मक संलयन के नाम से जानते हैं। युग्मक संलयन का मतलब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, युग्मक संलयन। अब युग्मक संलयन के अंदर क्या होगा याद करो, इसमें से ये एक नर युग्मक क्या करेगा, वो मादा युग्मक की तरफ गति करेगा और उससे जाके जुड़ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझोगे इस प्रोसेस को। पहला क्या हुआ, जो नर युग्मक था, फर्स्ट नर युग्मक लिख लो, फर्स्ट नर युग्मक, फर्स्ट कर देता। फर्स्ट जो नर युग्मक था वो किससे जाके जुड़ गया, मादा युग्मक से जाके जुड़ गया। और मादा युग्मक से जुड़ने के बाद में एक संरचना बनाते हैं जिसको अपन जानते हैं, निषेचन के द्वारा जो संरचना बनती है उसको युग्मनज के नाम से जानते हैं। ये युग्मनज बना दिया। अब अपन जानते हैं कि जो मेल गैमीट होते हैं वो कैसे होंगे, अगुणित होंगे, आधे गुणसूत्र होंगे, उसके अंदर जोड़ी का एक गुणसूत्र होगा और युग्मनज जो हो जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, 2x द्विगुणित हो जाएगा। चलो तो चूंकि यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक वास्तव में जुड़ रहे हैं तो युग्मक संलयन के अलावा इसका नाम वास्तविक निषेचन भी कहेंगे। इसको तो 3 नाम है, आपको ध्यान रखना। वास्तविक निषेचन क्यों कहा गया, क्योंकि निषेचन का मतलब ही ये होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जुड़ना। तो इसको अपन वास्तविक निषेचन के नाम से
जानते हैं। चलो दूसरी बात करें अपन कि अब वो एक नर युग्मक तो दौड़ के इधर मादा युग्मक से जुड़ गया, तो दूसरा जो नर युग्मक में है उसका क्या हुआ? तो वो जो दूसरा जो नर युग्मक है वो क्या करेगा, वो इस केंद्रीय कोशिका की तरफ गति करने लगे और केंद्रीय कोशिका में आकर ये यहाँ इन दोनों केंद्र कोश से वो जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ, तो सेकेंड वाला जो नर युग्मक है, सेकेंड मेल गैमीट है, वो केंद्रीय कोशिका की तरफ गति करेगा और केंद्रीय कोशिका में जाकर ये तीनों केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल कौन कौन से, ये ध्यान रखना, दो तो केंद्रीय कोशिका में पहले से ही उपस्थित है केंद्रक और एक केंद्रक इस नर युग्मक का आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लूँ, एक तो ये नर युग्मक और केंद्रीय कोशिका में ऑलरेडी 2x से 2 केंद्रक है, ठीक है, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, फिर ये नर युग्मक भी आकर जुड़ जाएगा। तो उसके बाद में एक और संरचना बन जाएगी जिसका नाम हो जाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आप व्यवस्थित पढ़ोगे ध्यान लगाकर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा कि वास्तव में यहाँ पर ये किस प्रकार से ये दोहरा निषेचन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 नर युग्मक आए थे भ्रूणपोष के अंदर, एक नर युग्मक मादा युग्मक की ओर गति करता है और मादा युग्मक से जुड़कर ये एक 2x द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जबकि जो दूसरा नर युग्मक है वो केंद्रीय कोशिका की तरफ गति करता है। पहले केंद्रीय कोशिका के दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे, उसके बाद में ये नर युग्मक भी वहां जाकर जुड़ जाएगा। तो 3 केंद्रक यहाँ पर जुड़ रहे हैं। इस घटना का अगर मैं नाम दूं, इस घटना को अपन त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्यों कहा गया? एक केंद्रक नर युग्मक का, 2 केंद्रक केंद्रीय कोशिका का आपस में जुड़ रहे हैं, इस घटना को त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। और त्रिसंलयन का जो परिणाम होगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका निर्माण होगा। अब बताओ ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका डिप्लॉइड एप्लॉइडी की दृष्टि से, गुणिता की दृष्टि से ये कैसी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ये युग्मनज बनेगा, जो वास्तविक निषेचन का जो परिणाम है युग्मनज है, वो आगे चलकर बीज के अंदर भ्रूण का निर्माण करता है। उसी प्रकार ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है ये धीरे धीरे विकसित हो जाएगी और विकसित होने के बाद में ये भ्रूणपोष का निर्माण करती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है कि एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर निषेचन के दौरान 2 घटनाएं होती है, एक युग्मक संलयन हो रहा है जबकि दूसरा त्रिसंलयन हो रहा है। इन युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों हो रहे हैं, अतः एंजियोस्पर्म में इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणकोश में, एक भ्रूणकोश में 2 घटनाएं हो रही है। बताओ पहली घटनाएं कौन सी हो रही है? एक युग्मक तो फटाफट मादा युग्मक से जुड़ गया, वो वास्तविक निषेचन है, सत्य निषेचन है, फ्यू फर्टिलाइजेशन है, बहुत सारे नाम है, आपको याद रखना। मैं केवल एक ही लिख रहा हूँ, ये युग्मक संलयन है, सत्य निषेचन भी बोलेंगे। और दूसरा जो नर युग्मक था वो केंद्रीय कोशिका की तरफ गति करके एक घटना का अंजाम देता है जिसका नाम है त्रिसंलयन। इस प्रकार से ये 2 घटनाएं एक ही भ्रूणकोश के अंदर हो रही है। इस कारण ऐसे निषेचन को अपन दोहरा या द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए द्विनिषेचन किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो पौधों के अंदर, एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर ही देखने को मिलती है। तो ये जरा था। अब ये पूरी प्रोसेस के अंदर दोहरा निषेचन आप अगर समझ चुके हो तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, बताओ द्विनिषेचन में कुल कितने केंद्रक ने भाग लिया? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। द्विनिषेचन में कल मैं इसको बताऊंगा आपको कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही कंपटीशन में पूछा हुआ इसने, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखना इसको, कुल कितने केंद्रक भाग लेते, देख लो कितने केंद्रक भाग लेते हैं, गिन लो आप आराम से। अगर आपको द्विनिषेचन समझ में आ गया है तो आप इसको अच्छी तरह से बता सकते हो कि ये किस प्रकार का हो। चलो सर, तो ये हो जाएगा द्विनिषेचन। उसके बाद में जैसे ही द्विनिषेचन पूरा हो जाएगा तो अब पौधों के अंदर जो
तीसरा जो लैंगिक जनन का प्रक्रम है, घटना है, वो है निषेचन पक्ष घटना। निषेचन पक्ष घटना, हमने निषेचन पूर्व घटनाओं को डिटेल से पढ़ा है। निषेचन पूर्व घटनाओं के बाद में हमने निषेचन जो पौधों के अंदर देखने को मिलेगा, दोहरा निषेचन, वो भी हमने डिटेल से देखा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा निषेचन पक्ष घटना है। और निषेचन पक्ष घटनाओं के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि दोहरा निषेचन में एक घटना होती है युग्मक संलयन। बताओ युग्मक संलयन का अंतिम परिणाम क्या होगा? तो सर युग्मक संलयन से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद में वो विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज के अंदर क्या बनाएगा? वो भ्रूण बनाता है। तो ये चीज बनेगी। तो भ्रूण निषेचन पक्ष घटना है, युग्मनज निषेचन पक्ष घटना है। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से निषेचन पक्ष घटनाएं नहीं है, तो जो है वो याद रखना है। इसके अलावा जो दोहरा निषेचन के अंदर एक और घटना होती है जिसका नाम क्या था? त्रिसंलयन था। और जो त्रिसंलयन का जो परिणाम था, उस परिणाम में क्या बन रहा था? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। त्रिसंलयन का जो परिणाम था और उस परिणाम के अंदर वो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती थी। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विकसित होगी, विकास की प्रक्रिया के होगा इसके अंदर। और विकास होने के बाद में इससे जो अंतिम स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष हो जाएगा। इसके अलावा याद करो कि हम अंडाशय के अंदर बीजांड को देखा था कि ये सारी की सारी जो घटनाएं हो रही है बीजांड के भ्रूणकोश में हो रही है। ये दोनों कहाँ पे हो रही है? भ्रूणकोश में। और भ्रूणकोश में भ्रूण और भ्रूणकोश बन गए। अब भ्रूणकोश किसके अंदर उपस्थित होता है? तो ये बीजांड के अंदर उपस्थित होता है। ये बिल्कुल कंफ्यूजन होना ही नहीं है। भ्रूणकोश किसके अंदर उपस्थित होगा? बीजांड के अंदर। और ये बीजांड आगे चलकर क्या बनाएगा? ये बीज का निर्माण करता है। और उसके बाद में ये बीजांड किसके अंदर उपस्थित होता है? तो बीजांड हमेशा पुष्प या स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित होते हैं। और ये अंडाशय के अंदर, और ये अंडाशय विकसित होकर क्या बनाएगा? ये फल बनाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे मैं एक बार ये अंडाशय का चित्र बना दिया मैंने, ये इसकी वर्तिका अग्र हो गई, सॉरी वर्तिका हो गई। अंडाशय के अंदर ये बीजांड मान के चलो आप, ये बीजांड है। बीजांड के अंदर बताओ ये कौन सी संरचना है? भ्रूणकोश है। तो बीच में यहाँ तो ये भ्रूणपोष बनेगा, ये वाला जो बाद में विकसित होकर क्या बना रहा है? भ्रूणपोष बनाएगा। फिर ये बीच वाली जो कोशिका थी मादा युग्मक थी, उसमें नर युग्मक जुड़ गया, विकसित होकर ये क्या बना देगी? युग्मनज। दोनों सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी, ऊपर से ये प्रतिव्यासत कोशिका भी नष्ट होने लग जाएगी। अब ये जो बीजांड था, अब ये पूरी जो संरचना है वो बीजांड थी, तो वो बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब और ये पूरा जो अंडाशय था, ये वाला अंडाशय, और अंडाशय किसके अंदर विकसित हो जाएगा? फल के अंदर विकसित हो जाएगा। तो अगर आपको पूछे कि निषेचन पक्ष घटनाएं कौन कौन सी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रूण नंबर 1 निषेचन पक्ष घटना भ्रूण है। इससे पहले पूछे तो वो युग्मनज भी निषेचन पक्ष घटना है। भ्रूण के बाद में दूसरी जो निषेचन पक्ष घटना है वो कौन सा हो जाएगा? भ्रूणपोष हो जाएगा। तीसरी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बीज हो जाएगा। और चौथी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? फल के अंदर बीज, बीज के अंदर भ्रूण तथा भ्रूणपोष दोनों उपस्थित होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझना है। तो आज के लिए वो इतना बहुत है। अगले क्लास के अंदर हम निषेचन पक्ष घटनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक मेरे चैनल यूट्यूब पर बायोलॉजी बाय के सोलंकी में बने रहें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।